अब हम जानेंगे टेम्परेचर को। टेम्परेचर क्या होता है तो समझिए मेरे साथ। हीट का ऐसा यूनिट जूल, प्रैक्टिकल यूनिट यानी कि सीजीएस यूनिट, कैलोरी, इन दोनों का रिलेशन 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, इतना पता था, पहले ही पढ़ा था, पता होगा। अब कोई भी बॉडी जो 1 ग्राम, कोई भी बॉडी 1 ग्राम की कोई भी बॉडी जो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान लिए हुए है, 1 ग्राम की कोई भी बॉडी जो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान लिए हुए है, उसमें कितनी हीट होगी? 4.18 जूल। मैं क्या कहना चाहता हूं, आपको समझ नहीं आया होगा, अब समझिए। किसी बॉडी में हीट की प्राप्ति हुई, उसको हीट मिला, इसी के मेजरमेंट को तापमान कहा जाता है, टेम्परेचर। इसी के मेजरमेंट को डिग्री सेल्सियस, केल्विन वगैरह में हम नापते हैं। किसी भी बॉडी को हीट की प्राप्ति हुई, उसी के मेजरमेंट को टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, हीट की प्राप्ति हुई, हीट मतलब कैलोरी, हीट मतलब जूल। अब कोई भी बॉडी जो 1 ग्राम की है, वो 1 डिग्री सेल्सियस पे 4.18 जूल का हीट लिए हुए, ये तय है, ये तय है। कहने का मतलब ये भी है मेरा, 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 4.18 जूल, ये सीधी बात है। टेम्परेचर 1 का तो हीट 4.18 जूल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, फॉर्मूला लगा लीजिए। अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू मास केजी, ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, याद आया, और डेल्टा टी टेम्परेचर। तो हम वैल्यू लगाएं, एक का मास 1 ग्राम का मास, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये था सी का वैल्यू ना। तो 4.18 मल्टीप्लाई डेल्टा टी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू 4.18 जूल। ऐसा मैंने इसलिए कहा। अब हम डिग्री सेल्सियस को लेते हैं और केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करें तो 1 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि 273 केल्विन है। ये डिग्री सेल्सियस का स्केल है, ये केल्विन का स्केल है। किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन स्केल में 273 होगा। किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर 5 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन स्केल में कितना होगा? ऐड कर देने का 273 प्लस 5, 278 केल्विन। इस प्रकार से अब केल्विन स्केल में किसी बॉडी का टेम्परेचर 280 केल्विन है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? माइनस करने का 280 माइनस 273 कभी भी लगाना, माइनस करने के लिए, प्लस करने के लिए, डिपेंड करता है क्या कन्वर्ट कर रहे हैं हम। ओके, डिग्री सेल्सियस में निकाल रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा 7 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से हम कन्वर्ट करेंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये समझ में आ गया होगा। अब डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। 10 डिग्री सेल्सियस का मैं टेम्परेचर ले रहा हूं क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगता है। कन्वर्ट क्या करना है? डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस माइनस 9/5, सॉरी, मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। ओके, ये फॉर्मूला लगता है।
तो हमें तो कन्वर्ट करना है। कितना दिया है? 10 डिग्री सेल्सियस, 10 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, इतना ही करना है। 5 2 18 प्लस 32 50 आ गया, वैल्यू आ गई। बस यही फॉर्मूला लगाना है आपको और काम करना है। अब 50 इस वैल्यू, इस स्केल को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब कौन सी फॉर्मूला लगेगी? तो इसी फॉर्मूला को हम रिवर्स करेंगे। यहाँ क्या है वही हम रिवर्स करेंगे। देखिए, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ब्रैकेट, जैसे ब्रैकेट है ब्रैकेट दिया, जहाँ डिग्री सेल्सियस है वहां पर राइट लगा दिया। अब पूरे फॉर्मूला को हम क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो ये हमने पहले किया था, इसको बाद में करेंगे, इसको पहले करेंगे। लेकिन साइन कौन सी है? प्लस की, यहाँ लगाएंगे माइनस 32 ब्रैकेट बंद। अब हम इसे लगाएंगे, लेकिन ये भी रिवर्स 5 नहीं, ठीक उल्टा। अब लगाएं वैल्यू डिग्री सेल्सियस 50 माइनस 32 5/9, ओके। 18 मल्टीप्लाई 5/9, 9 1 जा 9 2 जा, डिग्री सेल्सियस आ रहा है, देखिए 5 2 मल्टीप्लाई कीजिए 10 आ गया, करेक्ट। Thermal phenomenon. Dimension of any substance generally increases with increase in temperature. Dimension increases with increase in temperature. Any substance, solid, liquid, gas का कोई, any substance. Dimension of any substance increases with increase in temperature. इसे कहा जाता है, इस फिनोमिनन को कहा जाता है थर्मल फिनोमिनन। एक्सपैंड होता है, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सपैंड करेगा, जब हम उसे ठंडक देंगे वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। ये कहीं होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सब्सटेंस मेनली अगर मैटर के दृष्टिकोण से बात करें तो तीन ही होते हैं ना, एक गैस के बने, एक सॉलिड होते हैं, एक लिक्विड के बने होते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस उसमें विस्तार देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम गैस पे बात करें। गैस, अब गैस लॉ में हमने पढ़ा था कि गैस को अगर हम हीट प्रोवाइड करें ना, जैसे कि इसमें गैस भर दिया, इसमें मॉलिक्यूल्स थे, गैस भर के हीट अप कर दिया, तो हम क्या देखेंगे? पहले हम क्या देखते हैं नॉर्मली कि मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ कम होगा क्योंकि गैस है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, ये होगा, ये खत्म हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, पहला चीज। दूसरा क्या होगा, जब हम हीटअप करते हैं तो गैस अपना चरित्र भूलने लगती है। अभी हम क्या देख रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये कम हो जाएगा, ऐसे पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, पास पास, एकदम अपने चरित्र को भूल के, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कम हो जाएगा। नो मच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये भी हो गया। और तीसरा हम क्या देखते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स आपस से टकराते हैं, किसी कारण से आके टकराते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है, ये भी नहीं होगी। ये तीन चीजें होती है नॉर्मली, ये नहीं होगी। और इस प्रकार से गैस जो होता है, जो रियल गैस है, सारे गैस तो रियल होते हैं, वो अपने चरित्र को भूल जाता है, आइडियल गैस बन जाता है, अपने कैरेक्टर को भूल जाता है।
तो ये तो हो गया हीट पे बात। अब हम और बात कर लें, तो अगर गैस पे ही बात कर रहे हैं तो एक थे चार्ल्स। चार्ल्स ने लॉ दिया था, चार्ल्स लॉ। उन्होंने इस लॉ को देते हुए क्या कहा था कि जब हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। या फिर आप उल्टा भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैथमेटिकली कुछ इस प्रकार से, VT/TV जिस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यही होगा। उन्होंने ये कहा कि जब हम प्रेशर को रोक दे, स्थिर कर दे, कांस्टेंट कर दे, तो जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम में भी उतना ही विस्तार होगा, ठीक है। लेकिन कितना? 1/273, 1/273। इस आंकड़े से कोई भी चीज बढ़ेगी, एक्सपैंड करेगी। ऐसा इन्होंने क्यों कहा, इन्होंने ये डिजिट क्यों दिया, तो अब सीखिए। वॉल्यूम लेता हूं 1000 लीटर, ठीक है। 1000 लीटर का वॉल्यूम लिया मैंने और टेम्परेचर लिया मैंने 273 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस। कभी भी सेल्सियस में मत लीजिएगा, केल्विन में। कोई भी आपको टेम्परेचर मिले उसे ऐड कर दीजिए 273 से, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कंडीशन मान। अब कंपेयर करेंगे दूसरी कंडीशन को लेकर। दूसरी कंडीशन में वॉल्यूम लिया 2000 लीटर, गौर कीजिएगा डबल कर दिया है। अब टेम्परेचर का नहीं पता मुझे क्या है, फॉर्मूला क्या बना, V = T कंडीशन 1 और V = T कंडीशन 2। इसको मैं कैसे लिखूंगा, V/T और ये भी V/T। दोनों को कंपेयर करूंगा तो बीच में इक्वल टू लगाऊंगा, ओके। कंपेयर करूंगा तभी इसका आंसर आएगा, और इसका आंसर आएगा तभी ये प्रूव करेंगे हम, ओके। कंडीशन 1 के लिए 1000/273 which is equal to 2000/x, ओके। ये शून्य काट दिया, ये शून्य काट दिया। अब साफ दिख रहा है हमें, ये तो पूरा कट गया, कि ये जितना था उससे डबल, दो गुना ये था, बराबर, ओके। अब हम पहले टेम्परेचर निकाल लें, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पे जो हमें नंबर मिले हैं उससे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे है। 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4 8 546, ओके, 546। जब 2 गुना बढ़ाया तो टेम्परेचर इतना हो गया। कितने से बढ़ा टेम्परेचर, 1273। इस प्रकार से बढ़ता है जब हम डबल करते हैं, तो इतने से बढ़ता है। इतना क्लियर? तो ये तो बात हो गया हमारे गैस पे। गैस के बाद व्हाट वी विल सी, लिक्विड। लिक्विड पे ज्यादा फोकस नहीं करना, बस ये जानना है कि लिक्विड में भी एक्सपेंशन होता है, वो कुछ भी हो सकता है, दूध, पानी। तो लिक्विड में 2 प्रकार के एक्सपेंशन को देखा गया है। पहला तो हियर और दूसरा जो में अपीयर होता है। अपेयर, इसे समझते हैं हम, दोनों साथ साथ ही समझेंगे हो सके तो। एक वेसल लिया मैंने, इसमें मैंने दूध चढ़ा दिया, ठीक है। चढ़ाने के बाद क्या किया, इसे हीट प्रोवाइड कर दिया, ताप दे दिया, तापमान दे दिया इसको। अब जो वेसल है, ये जो वेसल है, ये तो सॉलिड है, ये तो अपने अनुसार बढ़ेगी। अब किस अनुसार बढ़ेगी हम आगे बात करेंगे इस पे, लेकिन सॉलिड तो अपने हिसाब से बढ़ेगी। बहुत डेंस होती है ना, मॉलिक्यूल्स बहुत कॉम्पैक्ट एकदम पास पास होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा, तो ये अपने हिसाब से बढ़ेगी। और कंपैरेटिवली लिक्विड थोड़ी ज्यादा ही बढ़ेगी, लेकिन बढ़ रही है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि लिक्विड ही एक्सपेंड किया है। इतना था, इतना था, इतना हो गया है। हमने ये देखा, ये तो हमें दिख रहा है, अपीयर हो रहा है कि हाँ जब चढ़ाया था तो यहाँ मार्क किया था, यहाँ पे था, अब यहाँ तक पहुंच गया, मतलब कि इतना बढ़ा है, इतना इंक्रीज हुआ है।
लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जो हमें दिखता है ना वैसा होता नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ मार्क कर दिया था, जितना लिक्विड चढ़ाया था उसके लेवल पे मार्क कर दिया था, उससे थोड़ा ऊपर यहाँ पे एक्सपैंड करके पहुंची हुई है, ऐसा नहीं है। रियल में क्या है, रियल कंडीशन में क्या है ना, तो ये जो वेसल है ना, इसको भी हीट मिला है, ये भी अपने हिसाब से बढ़ा हो, ये भी अपने हिसाब से बढ़ा हो। अगर ना बढ़ता तब जो ये लेवल यहाँ तक आया है वो लेवल असल में यहाँ तक आ जाता, असल में रियल में यहाँ तक आ जाता। तो ज्यादा एक्सपेंड हुआ है, एक्सपेंशन का रेट ज्यादा है, लेकिन हमें कम दिख रहा है क्योंकि ये भी एक्सपेंड कर गया है। तो लिक्विड में हम यही देखेंगे, बस आप समझे, क्लियर, यही। अब सॉलिड, सॉलिड पे क्या है ना, सॉलिड पर एक लैंप का एग्जांपल लेते हैं। लैंप कुछ इस प्रकार से होता होगा, मुझे बनाना नहीं आता है, ओके, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा। अब इसमें आग जल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो ये ग्लास है ये गर्म हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, अंदर ज्यादा बाहर थोड़ा कम। लेकिन हम क्या करेंगे ना, हम सिर्फ पानी फेंक देंगे, अच्छा सा पानी फेंकने के बाद हम क्या देखेंगे कि यहाँ का टेम्परेचर, आउटर टेम्परेचर अलग हो गया ग्लास का, और जो भीतर का टेम्परेचर है वो ग्लास का अलग हो जाएगा। अब इक्वल टेम्परेचर के कारण ये ग्लास में क्रैक आ सकता है, ग्लास क्रैक हो सकता है। तो हम सॉलिड के एक्सपेंशन को ऐसे समझेंगे। अब एक्सपेंशन हम तीन तरीके का देखते हैं एक बार। एक तो लीनियर, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, एक सरफेस जिसे हम बीटा से डिनोट करते हैं, और एक वॉल्यूम जिसे हम गामा साइन से डिनोट करते हैं। मैं अगर दो रॉड एक ही मटेरियल का लूं, मटेरियल 1 एंड एक ही मटेरियल का ना, एक ही मटेरियल का मैंने दो रॉड लिया, दोनों में मैंने टेम्परेचर दिया, तो हम क्या देखेंगे, दोनों एक्सपैंड कर रहे हैं साथ ही साथ, साथ ही साथ ऐसा स्ट्रेट जाएंगे, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। वहीं अगर मैं एक दूसरा मटेरियल लूं और दूसरा मटेरियल कोई दूसरा ही लो, यहां दो अलग अलग मटेरियल, अब इसे मैं हीट प्रोवाइड करूंगा, इन दोनों मटेरियल को मैंने साथ ही में हीट प्रोवाइड कर दिया, दोनों को मैंने बांध के रखा है, जैसे कि यहाँ वैसे ही यहाँ दोनों को मैंने बांध के रखा है। अब मैं क्या देखूंगा, दोनों मटेरियल अलग अलग है, इनके प्रॉपर्टी अलग अलग होंगे, इनमें डेंसिटी अलग अलग होगी, कोई बहुत जल्दी हीटअप होके एक्सपेंड होगा और किसी का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होगा, वो थोड़ा लेट से होगा, डेंसिटी में फर्क, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोनों एक्सपेंड तो करेंगे लेकिन अपने अपने ढंग से, अपने अपने ढंग से। ये कुछ इतना में आएगा, ये कुछ इतना में आएगा। अब दोनों बंधे हुए, दोनों क्या है, ऐसे बंधे हुए साथ साथ, दोनों को हीटअप किया, दोनों एक्सपेंड करेंगे, एक थोड़ा कम एक थोड़ा ज्यादा, जिसके कारण ये टेढ़े हो सकते हैं, टेढ़े हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक्सपेंशन को देखते हैं। इसके अलावा हमने छतों को देखा होगा या फिर ऐसी दीवार को देखा होगा जो सूर्य से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, एक फील्ड, वहां पे क्रैक्स देखे होंगे दीवार पे, छतों पे, ये भी उसी कारण होता है। या फिर हम रेलवे ट्रैक को देखेंगे, रेलवे ट्रैक्स में कुछ फासला रखा जाता है, इस प्रकार से कुछ अलग, थोड़ा अलग कर दिया जाता है इन लोगों को, दो रॉड्स को अलग रखा जाता है, क्योंकि जब कभी समर में टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, ये एक्सपैंड करके मिल जाएंगे,
तो ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होगा। कुछ इतना में आएंगे, कुछ इतना में आएंगे, बराबर रहेंगे। और अगर हम गैप ना देते, अगर इस प्रकार रखते, इस प्रकार, और ये जब समर में पिघलते हैं, इनमें एक्सपेंशन आता है, तो ये टेढ़े हो जाते हैं और रेल डिरेल हो जाती, गिर जाती वहां से, कुछ ऐसे हो जाते, ऐसे ऐसे टेढ़े हो जाते, टेढ़े हो जाते, इसीलिए थोड़ा गैप दिया जाता है। चलिए, अब हम एग्जाम्पल तो समझ ही चुके हैं, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। डस्टर कहाँ है? अल्फा इज इक्वल टू लेंथ 1 माइनस लेंथ 2 माइनस लेंथ 1, इसको ब्रैकेट में रखा, लेंथ 1 बाय टेम्परेचर 2 बाय टेम्परेचर 1। टेम्परेचर 2 बाद का टेम्परेचर है, जो फाइनल टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 1 जो पहले था, लेंथ 2 जो टेम्परेचर मिलने के बाद जो फैला है, जो लंबा हुआ है, वो लेंथ 2 है, फाइनल लेंथ, और जो पहले एग्जैक्टली था इनिशियल, ठीक है। और अल्फा डिनोट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। अगर अल्फा साइन है तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? The coefficient of linear expansion of solid is expansion of solid per unit length with rise in temperature per degree Celsius. Coefficient of linear expansion of solid is expansion of solid per unit length with rise in temperature. Rise in temperature पहले इतना था, अब इतना हो गया, per degree Celsius, डिग्री सेल्सियस इतना। अब हम सरफेस पे आते हैं। सरफेस को बीटा से डिनोट किया जाता है। सरफेस एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट को कैसे लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, सब वही रहेगा, ऑफ सॉलिड, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड पर यूनिट surface with rise in temperature per degree Celsius। बस क्या करना है आपको? लीनियर हटा के सरफेस लगाना है सरफेस में, और डिनोट करना है बीटा से। इतना क्लियर? आई होप सो। अब सरफेस को हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? या तो एस लिखेंगे या फिर एरिया भी लिख सकते हैं हम, या तो सरफेस लिखें या एरिया लिखें, ठीक है, बात बराबर है। सरफेस लिखूंगा तो बीटा लगाया, फॉर्मूला वही रहेगा, सरफेस 2 माइनस सरफेस 1 जो पहले था और जो बाद में है, सरफेस 1 मल्टीप्लाइंग टेम्परेचर 2 माइनस टेम्परेचर 1। जो फॉर्मूला है वो डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन है वही फॉर्मूला बन जाता है। और वैसे हम सॉल्व करते हैं वैल्यू लगा लगा के। और वॉल्यूम के आधार से देखें तो वॉल्यूम हम यहाँ देख रहे हैं बर्तन में, वॉल्यूम है ना, मान लीजिए लिक्विड तो है इसमें 2 लीटर का, तो इसका वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर, तो वॉल्यूम है इसमें। मैंने क्या कहा था कि हमें दिखाई दे रहा है कि पानी इतना ऊपर या फिर दूध इतना ऊपर आया है, लेकिन असली में वो और ऊपर गया है, लेकिन जो वेसल में बदलाव आया है, वेसल के वॉल्यूम में बदलाव आया है, उसने बहुत कंट्रोल कर दिया है। वही है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, ओके पूरा लिख दिया, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन तो यही पे है, ऑफ सॉलिड इज एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम with rise in temperature per degree Celsius, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस, ओके। गामा V2 माइनस V1 जो पहले वॉल्यूम था, जो बाद में वॉल्यूम है, बाय T2 जो बाद का टेम्परेचर है, और T1 जो पहले V1 से मल्टीप्लाई। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ volume expansion of solid, surface and linear, volume solid, volume surface linear of solid, इतना। अब करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी, वेट, थर्मल थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, समझ गया। थर्मल मतलब आप तो इतना समझ ही गए होंगे कि कोई भी वस्तु है वो हीट ले रही है अपने अंदर और अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, थर्मल एक्सपेंशन। अब कंडक्टिविटी क्या होगा यहाँ पे, तो कोई भी वस्तु अपने अंदर हीट ले रही है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, अपने अंदर हीट ले लिया, हीट से इन्फ्लुएंस हो गए, संक्रमित हो गए, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ये डूबेंगे, इसे भी हीट अप करने के साथ साथ। आपने देखा तो होगा जब किचन में कढ़ाई कितनी गर्म हो जाती है, उस पर अगर हम चम्मच रख दिया, उसको पहले ढक दें, ढकने के बाद उस पर चम्मच रख दें, तो कढ़ाई तो बहुत गर्म हो चुकी है, जो उसमें चम्मच है वो भी थोड़ा बहुत गर्म हो चुका होगा। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट इसको प्राप्त हुआ, ये बेकार फंस गया, ये बेकार फंस गया, हीट ट्रांसफर करना, देना, कंडक्ट करना। अब एयर जो है ये उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का। मान लीजिए यहाँ पे हमने आग जलाया है तापने के लिए, मैं यहाँ खड़ा, डिस्टेंस बहुत कम है, वहीं अगर मैं थोड़ा दूर चला जाऊँ तो हीट मुझे नहीं मिलेगी। हाँ, अगर हवा कहीं से आए वो थोड़ा बहुत लेके आएगा, लेकिन बहुत कम समय के लिए। तो एयर में तो दम है ही जितना मेटल्स में होता है, ठीक है। यहाँ हम कहेंगे कंडक्टिविटी। थर्मल मतलब समझ चुके हैं, कोई भी वस्तु है अपने अंदर हीट ले रहा है, ले रही है, रहा है। और एक्सपेंशन का मतलब वो फिर एक्सपैंड कर रहा है। कंडक्टिविटी में थर्मल मतलब कोई भी वस्तु अपने अंदर हीट ले रही है और कंडक्ट कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, उसको जगह दे रही है, हीट को जगह दे रही है। मतलब ऐसे भी समझिए, मैंने अभी बताया कि ये दो अलग अलग थे, एक साथ रखा गया था, हीट इसको मिला, ये अपने आप फंस गया, मैंने ये कहा था। अब दूसरा एग्जांपल लीजिए, एक ही मटेरियल, हीट एक ही जगह लगा, एक ही जगह लगा, हीट क्या करेगा, बढ़ते बढ़ते आगे से बढ़ेगा, जगह लेगा। ये हम मटेरियल्स जैसे कि मेटल्स में देखते हैं, संक्रमित होते हैं वो लोग, जैसे कि इतना आग है तो ये तो बहुत गर्म होगा, लाल होगा, ये तो काला ही है, ये इसको भी हीट मिला हुआ है, तो इसको कहा जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी। अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। पहला एरिया, अब एरिया में जैसे कि एक ट्यूब ले लिया मेटल का, या फिर बॉक्स ले लिया मेटल का, जो भी लीजिए, ऐसा ले लिया कुछ, है ना। अब यहाँ पे मैंने लगाया आग, आग ही लगा रहा हूँ उससे, ओके। अब ये सरफेस गर्मा जाए, θ1, अब हीट को यहां तक पहुंचना है, इस सरफेस तक, -θ2। अब इसका टेम्परेचर अलग, इसका टेम्परेचर अलग रहेगा, नीचे वाले का टेम्परेचर अलग, ऊपर वाले का टेम्परेचर अलग, दोनों में कितना डिफरेंस है ये कैसे पता लगाया जाए। आपकी उम्र 18, मेरी
25। कैसे पता लगाया जाएगा कि डिफरेंस क्या है? माइनस करके, है ना। उसी प्रकार से हम टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर को माइनस करेंगे, इस पर निर्भर करेगा। फिर थिकनेस क्या है? अगर दो अलग अलग मटेरियल है, ये ज्यादा थिक है, ये कम थिक है, तो इसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इसमें कम होगी क्योंकि ये मोटा है, पहले अपने आप को हीट अप करेगा, फिर अपने बाजू वाले, वो बाजू वाला भी मोटा ही रहेगा। जैसे कि पहले इतना मोटा है, इतने में हीट मिला, ये पहले अपने आप को हीट अप करेगा, फिर बाजू वाले से पहुंचाएगा, ये भी मोटा ही है, तो कंपैरेटिवली हाफ इस कंडीशन में, क्योंकि वो पतला है। और साथ ही साथ टाइम, कितने देर तक हम जला रहे हैं आग को। तो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया क्या है? ओके, टाइम, कितने देर तक हम जला रहे हैं, और डिफरेंस इन टेम्परेचर, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच का डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। फिर से समझिए, उतना हीट ट्रांसफर होगा जितना एरिया है, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल कितना फर्क है उस हिसाब से होगा, और कितने टाइम तक हम जला रहे हैं या फिर कितने टाइम तक हम काम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ हीट, इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन थिकनेस है तो वो काम को आधा कर देगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। थिकनेस कम करेगा, हीट को उतना फ्लो नहीं होने देगा। यहाँ जितना एरिया उतना, जितना डिफरेंस उतना, उसके हिसाब से, जितना जितना टाइम उसके हिसाब से, लेकिन जितनी थिकनेस उतना कम, उतना कम ट्रांसफर ऑफ हीट, मोटा है ना। और फॉर्मूला फिर से लिखूंगा एक बार, Q इज इक्वल टू A टाइम्स θ1 माइनस θ2 बाय टाइम बाय थिकनेस। अब अलग अलग मटेरियल को अगर हम लें, अगर मटेरियल हमें दिया हुआ है, उसके लिए कांस्टेंट, कांस्टेंट क्यों? क्योंकि अगर मटेरियल दिया हुआ, मटेरियल तो बहुत सारे हैं, करोड़ों अरबों, है ना, बहुत सारे मटेरियल हैं, सारे मटेरियल्स की कैरेक्टर प्रॉपर्टी अलग अलग है, डेंसिटी अलग अलग है, तो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, ऑल्सो डेंसिटी, ऑल्सो डेंसिटी। तो यहां हमने क्या किया था, हमने डेंसिटी को, मटेरियल के प्रॉपर्टी को ही कांस्टेंट कर दिया था, लेकिन अगर मिला होगा तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, उसके हिसाब से ना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस मटेरियल के हिसाब से होगा, लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, एक वैल्यू नहीं हो सकता इसका, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग वैल्यू होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हमने पढ़ा था मटेरियल को लेके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, इसी का यूनिट वही है, वही है, वही है। तो खत्म, बिल्कुल खत्म।